नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल सच तक और मैं हूं सोनेलाल। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, और वो सहारा जो है अगर किसी के जीवन पर्यंत या यूं कहें कि हमेशा के लिए सहारा बन रहा हो तो उम्मीदें तो बढ़ती हैं, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो फिर बहुत तकलीफ होती है, किसी चीज़ की भी हो। क्योंकि जब आप किसी चीज़ से उम्मीद करते हैं तो उम्मीद जब अगर टूट गई तो मन को बहुत गहरा आघात पहुंचता है। अभी कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास में कि सर ये बताएं कि डीजीआर साहब ने जो देहरादून में एक्स सर्विसमैन की रैली की थी उसमें क्या क्या उन्होंने बताया। आप सबने सुन लिया होगा, कई वीडियो अभी तक चले उसके, और उन्होंने आप सबकी प्रशंसा तो बहुत की है। और प्रशंसा व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। किसी की भी प्रशंसा कर दो तो वो फिर आपका गुलाम हो जाता है। पुराने लोग जानते होंगे कि अपने बीच में एक थे कमांडेंट लखवंत सिंह, बहुत ही सच्चे और सरल व्यक्ति थे वो। उस समय कमांडेंट का जो रैंक होता था वो इक्विवेलेंट लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर, आजकल तो उसको 2IC कहते हैं, लेकिन उस समय जिसके पास एक क्राउन और एक स्टार होता था उसे कमांडेंट कहा जाता था। तो उनकी बहुत अच्छी खासियत थी। लोग जब कोई काम करवाना चाहते थे, काम क्या करवाना चाहते थे, चूँकि वो बटालियन के 2IC हुआ करते थे, तो फौजियों को आमतौर पे दारू की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, शादी में हम जा रहा है, तो कई लोगों ने फंडा अपना लिया था कि साहब आप हम बटालियन थे, आपने बहुत अच्छा काम किया था, हम वहाँ पर थे। और वो बड़े खुश हो जाते थे और कहते थे किस लिए, कोई काम है क्या? काजी दादा साहब छुट्टी जा रहा हूँ, बहन की शादी है, 6 बोतल चाहिए, तो कहते 12 बोतल ले जाओ, और दे देते थे। वो किसी को भी निराश नहीं करते थे। इसी अफसर थे वो इमरजेंसी कमीशन के, और बहुत ही मतलब इस प्रकार से कहना चाहिए निडर अफसर थे। उनके सामने जो CO साहब उस समय हुआ करते थे तो उनसे कहा कर जोर से चिल्ला के कहते थे ताकि वो सुन लें कि जो सामने बैठा हुआ है वो हमसे बहुत जूनियर है, हम इसीलिए इसकी बात नहीं मानते हैं। तो वो जो है मतलब कहीं किसी से डरते नहीं थे। एक बार कई वाक़या है कि एक हेलीपैड में GOC आए हुए थे, तो सभी अफसर गए, ये नहीं गए, तो कहने लगे मैं क्यों जाऊँ, तो मेरे से बहुत जूनियर है। तो इस प्रकार से बड़े मतलब वैसे भी आदमी थे। तो चलते हैं मुख्य मुद्दे पर। जैसे कई लोग पूछते हैं कि सर अभी DGR साहब ने क्या किया। आमतौर पे जब ऐसी रैलियां होती हैं तो लोग अर्थ ये लगाते हैं कि जब रैली हो रही है और महत्वपूर्ण रैली है तो वहाँ पर DGR साहब को दे के जाएंगे। लोगों को उम्मीदें भी थी कि कम से कम उत्तराखंड के लोगों को जो CM के और राज्यपाल के अंदर होने वाली बातें हैं, सुविधाएं हैं, वो तो करवा ही सकते थे। कई लोग उपनल में नौकरियों के बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा जो है राज्य सरकार का होता है। तो DGR साहब ने उस समय विषय पर बात जरूर की होगी, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि आए थे, जैसे एक प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि अमुक जगह पे ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, तो ऐसी योजनाओं से, ऐसी घोषणाओं से जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सेना के अधिकारी बचते हैं, क्योंकि उनके पास जब तक पूरी किसी मुद्दे की कार्यवाही का जो है प्रमाणिक तौर पर नहीं हो जाती है तो ऐसी घोषणाएं नहीं कर सकते हैं। तो DG साहब ने जरूर ये बात को जो है राज्यपाल साहब से सुना है कि मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, वहाँ से भी उन्होंने कहा होगा कि असम राइफल्स के जवानों को, जो हमारे सेना के जवान हैं, उनके समान मिलने वाली सुविधाएं दी जाएं। क्योंकि आपको पता होगा कि रिटायरमेंट के बाद में बहुत सारी योजनाएं
बहुत सारी सुविधाएं राज्य सरकार देती है, क्योंकि फौजियों के पुनर्वास की, उनके रखरखाव की, उनकी सुविधाओं की, कुछ चीज़ों को छोड़ के जो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती हैं, इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं। कई अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स में जो दिए जाने वाला धन है वो भी राज्य सरकारों के अधीन होता है, राज्य सरकारें अपने हिसाब से देती हैं। सुनने में तो ये भी आया था पिछली बार कि राज्य सरकारें जो हैं, एक विजेता को जो सेना का है उसको अलग धनराशि दी जाती है और जो असम राइफल्स का है उसको अलग धनराशि दी जाती है। तो ये गलत परंपरा थी। हालांकि उसको जिस अफसर को जिसके साथ ऐसा हुआ था उसने कोर्ट किया था, हरियाणा कोर्ट की बात है, तो वहाँ से उनको न्याय मिला था और कहा गया था कि जितना धन सेना के वीर चक्रधारी को मिलेगा, शौर्य चक्रधारी को मिलेगा, कीर्ति चक्रधारी को मिलेगा, उतना ही धन असम राइफल्स के जवान को मिलना चाहिए। अभी जैसा कि सबको मालूम है कि अभी 1-1.5 साल पहले या 2 साल हो गए होंगे, तब से जो सेना मेडल मिलता था हमारे असम राइफल्स जवानों को भी, तो वो बंद कर दिया गया है। अब पुराने डीजीआर की क्या भूमिका रही ये तो पता नहीं चला है, लेकिन अगर पुराने डीजीआर साहब इस पे तन्मयता से लड़े होते तो शायद ये सुविधा नहीं ली गई होती। सुना है कि ये रिस्टोर हो रहा है, लेकिन कब रिस्टोर होगा इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि अभी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसी कई सुविधाएं हैं जो असम राइफल्स के जवानों को मिलनी चाहिए, नहीं मिल पा रही हैं। देखिए डीजीआर साहब लगे होंगे, उनके जो कार्य करने का तरीका होगा अपना सरकारी, उसके हिसाब से काम कर रहे होंगे। जो भी करेंगे तो वो आप लोगों के समक्ष जल्दी ही पता चल जाएगा। हमको ज़्यादातर उम्मीदें भी 8वें पे कमीशन पे लगानी चाहिए। 8वां पे कमीशन गठित होगा, उसके बाद उनके पास किस प्रकार से रिकमेंडेशंस भेजे जाएंगे डीजीआर की तरफ से, फिर 8वां पे कमीशन उस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है, क्या उस पर एक्शन लेता है, उसके बाद रिएक्शन डीजीआर साहब का क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं, उम्मीद तो दुनिया कायम है। आप लोग भी उम्मीद बनाए रखिए। ऐसा है निराश होने की जरूरत नहीं कि डीजीआर साहब देहरादून आए थे और कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं है। वो जो सरकार की प्रक्रिया होती है, ऑफिस की कार्यवाही होती है, वो अपने हिसाब से चलती है, तो उसमें हम लोगों को कोई ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल इस अंक में इतना ही। आप हमारे इस अंक को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।